नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो सबसे ज़्यादा पार्ट जो होगा वो कवर करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। और अगर थोड़ा सा भी चैप्टर क्लियर है तो इसके क्वेश्चंस ईजिली बनाए जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है, तो हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलता है कि हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक बिहेवियर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, इन सब को निकाल सकते हैं कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दिया जाए। वो क्या बताता है कि एटम जो होगा उस पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिकल ना होकर के वेव होता है। ठीक है, तो जब भी दो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो इनके वेव्स जो होते हैं आपस में सुपर इम्पोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग के पास दो टाइप के सुपर पोजिशन, जैसे मान लीजिए एक वेव ये हो गया और एक वेव इसी के ऊपर अगर आ जाए, ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन वेव ये हो गया और दूसरा वेव इसके अपोजिट फेस में चला जाए। तो इसकी वजह से हम लोगों के पास जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जितने कंबाइन होंगे उतने ही बनेंगे और इसके हिसाब से हम लोग के पास जो बॉन्ड होंगे, एक को बोलेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर का एक पैटर्न बनाते हैं और उस आधार पर इलेक्ट्रॉन को फील किए जाते हैं मॉलिक्यूल्स में और उससे पता चलता है कि उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड का मतलब क्या होता है, पेयर मतलब होता है जोड़ी, तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो पेयर्ड का मतलब होता है डाई, तो डाई मैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, मतलब अनपेयर्ड मतलब सिंगल, तो अनपेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो बिहेवियर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे सभी जितने भी N2 का, H2 का, Li2 का, O2 का, और जिसमें भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो अनपेयर्ड होंगे वो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ मैं, जैसे ऑक्सीजन का केस देखते हैं। एक ऑक्सीजन में टोटल नंबर ऑफ ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं पहले इसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास ऑक्सीजन हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया 8, तो 8 एक में हुआ, कितने ऑक्सीजन है 2, तो 8 + 8 हो जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इन 60 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है और उसके हिसाब से हम लोग बता पाएंगे कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। अब एक एनर्जी का जो ऑर्डर होगा उसको देखते हैं कि हम लोग के पास एनर्जी का क्या ऑर्डर निकल करके आता है। तो पहला हो जाएगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, यहाँ तक का सबका सेम रहता है। इसके बाद हो जाएगा सिग्मा 2pz, सिग्मा के बाद जो x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो हो जाएगा पाई 2px और इसकी एनर्जी जो होगी पाई 2py के बराबर होगी। ठीक है, इसके बाद आएगा पाई स्टार 2px और पाई वाले हमेशा दूसरे पाई वाले के बराबर होते हैं, ये जगह 2py। अब चेक कर लेते हैं कि टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स फील किए जा सकते हैं कि नहीं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो यहाँ 2 भर दिए, 2 2 4 हो गया, 6 8 10। अब क्योंकि ये इक्वल एनर्जी वाले हैं तो पहले सिंगल भर लेते हैं, 10 2 12 हो गया, 13 14, फिर सिंगल है तो 15 16। तो अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग तो हम लोग को पता चल रहा है कि इन दो ऑर्बिटल्स की अगर बात करते हैं, हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसको हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो पहले वाले का जो आंसर आएगा वो आंसर होगा डी। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, समझ में आया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पूछा है कि डाइपोल मोमेंट बताइए इनका। तो डाइपोल मोमेंट देखते हैं क्या होता है, पहले समझ लेते हैं डाइपोल क्या होता है।
अगर कभी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन शेयर करने की टेंडेंसी हो तो वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और जब कोई कोवैलेंट बॉन्ड दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ हो और उसमें से एक एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करता है, अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता रहता है। अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से पार्शियल चार्ज डेवलप हो रहा है। फॉर एग्जांपल H और Cl की बात करते हैं, ये एक कोवैलेंट बॉन्ड है। H2O की बात करते हैं, ये भी एक कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड में ही डायपोल की प्रॉपर्टी नजर आएगी हम लोग को। तो क्या होता है कि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी होती है वो क्लोरीन की ओर बढ़ जाती है और इसके पास हल्का सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये जो बना, इस सिस्टम को हम लोग एक डायपोल कहते हैं। और इस डायपोल का डायपोल मोमेंट निकाला जा सकता है। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से, और P की वैल्यू हो जाएगी Q × 2L। अब इसमें इसका डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी इसका डायरेक्शन होगा, तो अगर मान लूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो डायपोल का डायरेक्शन जो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ऐसा कन्वेंशन फिजिक्स में लिया जाता है। केमिस्ट्री में क्या करते हैं हम लोग कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक एरो बनाते हैं और नीचे में एक प्लस बनाते हैं ऐसा, और ये जो डायरेक्शन होता है ये डायपोल को रिप्रेजेंट करता है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में उल्टा लेते हैं, प्लस से माइनस की ओर, और फिजिक्स में क्या लेते हैं, माइनस से प्लस की ओर, एरो और प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी डायपोल को। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर HCl है तो HCl को अगर मेरे को डायपोल के फॉर्म पे लिखना है तो H प्लस हो जाएगा और Cl माइनस, तो प्लस से माइनस की ओर एक एरो बना देंगे और ये नेट डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए नेट डायपोल मोमेंट अगर निकालना हो तो वेक्टर लॉ को लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं किसका डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। तो पहला केस क्या दिया हुआ है, पहले वाले में क्या दिया हुआ है, NH3 BF3 NF3 और H2O। तो H2O की बात कर लेते हैं। H2O का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। H2O में एक O होता है और इस पर ऐसे दो हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ से इधर की ओर जाएंगे तो एरो इधर बना देंगे, और इसकी बात करेंगे तो इस पर भी इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो एरो इधर बना देंगे ऐसा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट को हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसा, नेट रिजल्टेंट को। तो ये H2O हो गया। ठीक है, ये क्या निकल गया, H2O निकल गया। तो इस H2O का नेट डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा। इसके बाद हम लोग चेक करते हैं NH3 का केस। NH3 का केस, NH3 के केस की अगर बात करेंगे हम लोग तो NH3 में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। फिर सेम केस हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर जो होता है पिरामिडल होता है, और नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपने दिए हुए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो एरो इधर बन जाएगा, प्लस इधर बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसकी ओर माइग्रेट करेंगे और नेट डायपोल मोमेंट जो होगा ऊपर गिरेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं कि इसमें एक ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो नेट डायपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन पे, दोनों एक दूसरे को ऐड कर जाएंगे तो इसका जो वो क्या बोलते डायपोल मोमेंट जो होगा वो बढ़ जाएगा। अगर हम लोग बात करें NF3 की, तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस केस में क्या होगा, नाइट्रोजन हो गया, 3 फ्लोरीन, सेम स्ट्रक्चर पिरामिडल ही होगा, लेकिन इस बार फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। इसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, और जो नेट फील्ड होगा एक दूसरे को अपोज कर रहे होंगे, इसीलिए इसका जो मोमेंट होगा इसके कंपैरिजन में कम होगा। ये NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, अब लास्ट हो गया अपने पास कौन सा, BF3। BF3 जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। एक बोरोन जो होगा वो 3 फ्लोरीन से आकर के जुड़ जाता है। ठीक है, इसमें ये एंगल जो होता है ये पूरे एंगल 120 डिग्री के होते हैं। इस 120 डिग्री के एंगल की वजह से क्या देखते हैं हम लोग कि नेट मोमेंट जो निकलेगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि सबसे कम डायपोल मोमेंट BF3 वही होगा। तो जिसमें भी ऑप्शन में BF3 में सबसे कम होगा वही ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 या 3। ठीक है,
अब देखते हैं कि NH3 का जो होगा, H2O का सबसे अधिक होगा तो फाइनल है, बच गया NH3 और NF3 में कंपैरिजन, तो NH3 का ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद, ठीक है, CuSO4 5H2O में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड गिनने हैं, एसोसिएटेड विद CuSO4, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की संख्या गिननी है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर कैसा होता है, Cu हो गया +2 और SO4 हो गया, वो पानी में डालने पर अपने आयंस में टूट जाएगा, जब टूट जाएगा तो Cu2+ बचेगा बस, और H2O और H2, ऐसे 5 H2O इसको घेर लेंगे, 4 ऐसे घेर लेंगे इसको। एक जो O होगा, इस ये वाला O जो होगा वो दूसरे वाले H2O से जुड़ा रहेगा, ऐसा इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग सोचें तो इसमें क्या हो रहा है कि एक जो है वो अलग से बाहर बना रहा है, तो इसका टोटल स्ट्रक्चर हम लोग कैसे, इसका फॉर्मूला अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म पे लिखते हैं तो ये जाएगा Cu H2O कितने बने थे, 4, इस पूरे के ऊपर कितना चार्ज हो गया, SO4 2-, तो ये Cu2+ से बैलेंस हो गया, और इसके साथ H2O, एक ही H2O बच रहा है, इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 1, मतलब ऑप्शन नंबर 2। पूछा है कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, इसको चाहे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बना सकते हैं, और डायरेक्टली भी पता हो कि हीलियम-2 जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 निकल जाती है, जैसे डायरेक्ट लिखते रहे इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि हैव नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, दिए हुए कंपाउंड में से कौन सा ऐसा है इसका नॉन जीरो डायपोल मोमेंट होगा। नॉन जीरो डायपोल मोमेंट मतलब इसमें डायपोल मोमेंट ना हो, याद करने वाला है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमॉन्ग द कंपाउंड्स फ्रॉम बिलो विच वन रिवील लीनियर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन देख करके निकाला जा सकता है कि किसका स्ट्रक्चर लीनियर है, किसका क्या है, ठीक है। तो हम लोगों के पास कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। पहला हाइब्रिडाइजेशन होता है sp का शेप होता है लीनियर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन शेप होगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से जो शेप होगा वो डिस्टॉर्टेड भी हो सकता है, जैसा देखेंगे क्वेश्चन में। जैसे इसमें कौन सा पूछा है कि पहचानना है इसमें, ठीक है। तो अगर बात करेंगे हम लोग N2O की, तो N2O में नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, कितने बार हो गया 2। ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 16। और जब भी नंबर 2 से लेकर के 8 के अंदर हो तो उसको डिवाइड करना है 2 से, और 8 से लेकर के कितने भी बड़े नंबर, क्योंकि ज़्यादा नंबर आएंगे नहीं, जो नंबर होंगे उन अगर 8 से बड़ा है तो उसको डिवाइड करना है 8 से, और जो नंबर बचेगा वही उसके हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकता है, उससे डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन निकल जाती है। जैसे इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बच गए 16 को डिवाइड करते हैं 8 से, 8 से डिवाइड करने पे कितना बचेगा 2 ऑर्बिटल की जरूरत है, मतलब एक s का और एक p का, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2, मतलब इसमें ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है सेब के बारे में बताना है, ठीक है। तो सेब के बताने के लिए हम लोगों के पास बेस्ट तरीका होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालना। बहुत सारे मेथड यूज़ कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, इसका एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का पहला स्टेप होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे। जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे। अगर वैलेंस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 8 के बीच में है तो उस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं। सिमिलरली अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से लेकर के उससे ज़्यादा है तो
उस नंबर को 8 से डिवाइड करते हैं, और जो नंबर मिलता है उसको देख करके हाइब्रिडाइजेशन बताई जा सकती है। जैसे मान लो डिवाइड करने के बाद नंबर मिला 2, तो 2 ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, एक s का जरूरत पड़ेगा और एक p का, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर 3 हो गए तो एक s के और p के 2, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर डिवाइड करने पर नंबर मिला 4 तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 5 मिलने पे sp3d, 6 मिलने पे sp3d2, 7 मिलने पे sp3d3। s का एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है, p के 3, d के 5 तक होते हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में 3 ही तक का यूज़ कर पाते हैं हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है NO2, NO2 में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, फिर HOCl में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, O3 का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, और N2O का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो नाइट्रोजन के पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, एक में हो जाएगा 6, 6 दूनी 12। तो हम लोग क्या देखेंगे, इसका हम लोग इस मेथड से हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसको भी फेल रखते हैं। HOCl, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन का 6, क्लोरीन का कितना 7। तो अगर बात करेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो हो जाएगा 14। 14 होगा तो डिवाइड करेंगे 8 से, 8 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में हो जाएगा 8, माइनस कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 6। 6 2 से छोटा हो गया, तो अब डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 6, माइनस करेंगे तो 0। तो 1 और 3 टोटल हो गया 4, 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, HOCl का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर नहीं हो सकता। O3 का ट्राई करते हैं। एक ऑक्सीजन में कितना होता है 6, कितने ऑक्सीजन हो गए टोटल 3, तो हो जाएगा टोटल 18। 18 को डिवाइड कर देते हैं 8 से, तो 8 2 ज़ा 16, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 2 हो गया तो 2 को डिवाइड करेंगे 2 से 1 बचा, और ये 2 और ये 1, 2 + 1 कितना हो गया 3। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। मतलब इस केस में भी अगर हम लोग सोचें तो लीनियर स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। बच गया N2O। N2O ही ऑप्शन दिख रहा है कि वही हो सकता है। नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 5, 5 × 2 प्लस ऑक्सीजन कितना हो गया 6, ये हो जाएगा 16। 16 को डिवाइड कर देंगे 8 से, 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2 बार में 16 पूरा डिवाइड हो गया, बच गया 0। 2 अगर आ रहा है 2 ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, 2 ऑर्बिटल मतलब एक s का और एक p का, हाइब्रिडाइजेशन sp हो गई। और अगर कभी भी sp हाइब्रिडाइजेशन तो शेप कैसा होता है, लीनियर शेप हो जाता है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, लीनियर शेप के लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ऑप्शन डी N2O5, N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द कंपाउंड ऑफ जेनिन इन वन विच है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया, शेप दिया हुआ है, पहचानना है कौन कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग ये सेम मेथड यूज़ कर सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला। और अगर ये मेथड कठिन लगता है तो एक और तरीका होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सिग्मा इलेक्ट्रॉन को गिन करके भी हाइब्रिडाइजेशन निकाली जा सकती है। बिल्कुल सेम मेथड है, एक बार ट्राई करके देखते हैं दोनों मेथड से हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। फिर से देखते हैं, जैसे मान लो मैं बोला XeF2 का शेप कैसा होगा बताइए, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना है बस क्वेश्चन। ठीक है, XeF2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी ये निकालना है। तो जेनन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 8, फ्लोरीन में कितना हो गया 7 × 2, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 + 14, और ऐड कर दिए तो हो जाएगा 22। नंबर क्या मिल गया 22, इसको डिवाइड कर देते हैं। 22 को डिवाइड करेंगे पहले 8 से, 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में 16 हो गया, माइनस कर लेते हैं तो बच जाएगा 6। 6 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से क्योंकि 8 से छोटा हो गया, डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा 6 के वेरिएबल में 3 बार में 6 हो गया, माइनस कर दो 0 हो गया। तो यहाँ बच रहा है 2 और 3, 2 और 3 मतलब 5 हो गया। 5 ऑर्बिटल बनाने हैं। 5 ऑर्बिटल कैसे बना सकते हैं, एक s का ही यूज़ कर पाऊँगा, p के 3, 4 हो गया और एक t। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है sp3d। ठीक है, sp3d मतलब 5 ऑर्बिटल की आवश्यकता होगी इसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, XeF के लिए। तो बीच में एक Xe होगा और 5 ऑर्बिटल चाहिए होंगे, तो 1 2 3 4 और 5। अब सिमेट्री के हिसाब से अगर देखें हम लोग
तो F जो होगा ऊपर में आकर के F जुड़ जाएगा और नीचे में एक F जुड़ जाएगा, और बाकी सब जो इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन बिल्कुल इक्वल होने की वजह से XeF2 का जो शेप बनना चाहिए, ये बाकी सारे हट जाएंगे, सिर्फ एक लीनियर शेप बनेगा, तो बन जाएगा कैसा शेप बनेगा, लीनियर। XeF2 का शेप कैसा होना चाहिए, लीनियर, मतलब ए का होगा सेकंड, तो चारों ऑप्शन में सेकंड दिए हुए, ठीक है। अच्छा, इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। Xe की अगर बात करेंगे तो Xe में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो Xe में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, और इसमें से फ्लोरीन कितने जुड़े हुए हैं, तो फ्लोरीन कितने जुड़े हुए हैं, 2। अब दो फ्लोरीन जुड़े हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 पेयर, 2 पेयर्स यूज हो गए उसमें, ठीक है। अब बच गए 8 में से कितने इलेक्ट्रॉन बच गए अगर गिने हम लोग, तो 2 यूज़ हो चुके हैं, तो कितने बच गए हैं, 6। अब कितने, 6 मतलब कितने पेयर्स, 6 के पेयर्स अगर गिने तो 3 पेयर्स हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स 2 पेयर, और टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 पेयर्स, तो 3 और 2 5 हो गया। अगर 5 फिर से हो रहा तो 5 ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे, एक S का, P के 3 और D का 1। सेम मेथड है, इससे भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d1 आया, और ऊपर वाले से भी निकालते तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d1 ही आया था। इस हिसाब से इसका जो शेप निकलेगा पिछले वाले जैसा ही निकलेगा। पिछले वाले का शेप कैसा था, लीनियर, इसके हिसाब से भी शेप कैसा रहा, लीनियर। अगले वाले को ट्राई करते हैं, XeF4, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो जेनन का हो जाएगा 8 प्लस फ्लोरीन का कितना होता है, एक में होता है 7 × 4, तो ये हो जाएगा 28 और प्लस 8 36 को कितना से डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा, कितने बार में, 32 हो जाएगा 4 टाइम्स 32 माइनस करेंगे 4, क्योंकि ये फिर 2 से 8 से छोटा हो गया, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 बार में 4 हो जाएगा, माइनस कर दिया तो 4 और 2 बच गया, कितना, 6 ऑर्बिटल की ज़रूरत है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा, sp3, तो ये 4 हो गया, और d2, हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल गया इसका, sp3d2। और अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के हिसाब से सिग्मा इलेक्ट्रॉन की वजह से काउंट करें तो कितना होगा, तो जेनन में कितने होते हैं टोटल, 8 में से 4 तो फ्लोरीन जुड़ गया, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब 4 में 8 खत्म हो गए, तो कितने बचे अपने पास, सिर्फ 2 लोन पेयर बचे, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बचे, और 4 इलेक्ट्रॉन में कितने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 4 का आधा, यानी कि 2 लोन पेयर हो गए। 2 लोन पेयर होने का मतलब क्या होता है, 4 और 2 6 ऑर्बिटल की ज़रूरत पड़ेगी। 6 ऑर्बिटल मतलब S का 1, P का 3 और D का 2, ठीक है। इस हिसाब से भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp3d2 ही हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो इसका मतलब क्या होगा, शेप कैसा होगा, हम लोग के पास एक बीच में हो जाएगा जेनन, चारों साइड हो जाएंगे फ्लोरीन, और ऊपर नीचे की ओर हो जाएगा, ठीक है। इस शेप को क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। लेकिन इसमें कोई इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई बॉन्ड ना बनने की वजह से ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी का फर्स्ट, ठीक है। तो ऑप्शन अब बच गए, या तो ऑप्शन 1 सही है या तो ऑप्शन 4 सही है। अब XeO3 का भी चेक कर लेते हैं। XeO3 की बात करेंगे तो XeO3 में कितने हम लोग के पास क्या हाइब्रिडाइजेशन को चेक करते हैं, तो जेनन का कितना होता है, जेनन का ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, एक ऑक्सीजन में होता है 6 × 3 कर दिए, तो ये हो गया 18 + 8 = 26। अब इस 26 को क्या करेंगे, 26 को डिवाइड कर देंगे 8 से, 3 बार में 24 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, ये फिर क्या हो गया, 8 से छोटा हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, ये 1 और ये 3, तो sp और 3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा, sp3 का शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, तो 1 2 3 और 4 ऑर्बिटल हो जाएंगे, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ जुड़ जाएगा। स्ट्रक्चर जो होगा कैसा होगा, शेप कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन कितने जुड़े हुए हैं, 3 ही ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो हम लोग के पास एक कैसा बचेगा, ये वाला जो बॉन्ड होगा ये नहीं बन रहा है, ये वाला बॉन्ड नहीं बन रहा है मान लेते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 1 जेनन, उसके साथ 3 ऑक्सीजन ऐसा करके जुड़ जाएंगे,
ठीक है। तो इस शेप को क्या कहते हैं, पिरामिडल। तो जो शेप बनेगा इसका शेप कैसा बन जाएगा, पिरामिडल। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, थर्ड का फोर्थ मतलब कौन सा शेप सही है इसका, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, फिर से वैसे ही आ गया है। कौन सा पेयर गलत है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं इनको हम लोग। PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो 5 क्लोरीन जुड़ रहे हैं तो एक ट्रायंगल बनेगा और ऊपर में और नीचे में 2 क्लोरीन और आ जाएंगे, तो ये ट्रायंगुलर पिरामिडल होगा, बाई पिरामिडल होगा। ठीक है, इसका शेप कैसा होना चाहिए था, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। और जबकि इसमें दिया क्या है, सिर्फ ट्रायंगुलर प्लेनर दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि नंबर ऑफ सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स गिन के बताइए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम और पाई बॉन्ड कितने हैं गिन के बताने। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर को देख रहे होंगे इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो समझ में आ रहा होगा कि जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड होंगे उस डबल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, और जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड होंगे वहाँ पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा। तो कहाँ सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं इसको गिन लेते हैं, बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, तो 3 पाई तो यहाँ हो गए, ये 4 5 पाई यहाँ हो गए, एक 6। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई 6। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड्स की संख्या कितनी हो गई, 6। तो 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 6 दिख रहा है। अब बच जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज होने के लिए भी डबल बॉन्ड को ढूंढना होता है, बस कितने डबल बॉन्ड हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और एक 7, टोटल 7 होंगे जिनके पास डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो 7 और 6, जिसमें 7 और 6 होगा वो ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो BF3 की अगर बात करते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 10, BF3 की अगर बात कर लें तो BF3 में बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास 7 और 3 से इंटू कर देंगे क्योंकि 3 तो फ्लोरीन है, तो 3 + 21 ये हो गया 24। 24 जो है वो 8 से अधिक है, तो 8 से अधिक होगा तो 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 24 पूरा। और हाइब्रिडाइजेशन 3 ऑर्बिटल के लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन चाहिए होगी, एक S का और P का 2, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया 3rd में और 4th में। अब पूछा है कि नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, डेफिशिएंट कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 3 ही बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो 6 हो जाएंगे। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही है। PCl5 का स्ट्रक्चर पूछा है, सभी का स्ट्रक्चर कंपेरिजन, फिर से सेम क्वेश्चन कई बार बना चुके हैं। तो PCl5 की अगर बात करेंगे तो PCl5 में तो शेप होना चाहिए ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, तो पहले का हो जाएगा चौथा, ए फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में से कोई हो सकता है। फिर सेकंड में दिया हुआ है SF6 का होता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, 6 को जोड़ना है तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, तो पहले का हो जाएगा चौथा और दूसरे का हो जा रहा है, बी ऑप्शन का हो जा रहा है, बी का हो जा रहा है तीसरा। तो पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा, मतलब ऑप्शन नंबर 1। बाकी का स्ट्रक्चर निकालना जरूरत नहीं। विच ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर, फिर से पोलैरिटी के बारे में पूछा, पहले भी बता चुका हूँ पोलैरिटी के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर को देख करके बताना होता है कि कौन सा पोलर होगा। ठीक है, तो जिसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरी तरह सेटिस्फाइड होंगे, पूरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन फुलफिल होंगे, वो कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। इसमें SbCl5 डायरेक्टली। ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन उसके भरे हुए हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि कौन कौन से ऐसे हैं जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेम हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं O2 2- और F-1 की बात करता हूँ, तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6
और -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, तो 6 2 8 हो गया। फ्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, कितना हो गया 8। तो इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, मतलब ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, नेक्स्ट को चेक करते हैं। Na+ और Mg2+ की बात करते हैं। तो Na की अगर बात करते हैं तो सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है और Mg में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। अब इसमें 1+ हो गया तो -1 0 हो गया, इसमें 2 हो गया तो 2 भी 0 हो गया। तो दोनों में वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए, मतलब ये दोनों भी कैसे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, सिमिलरली चेक करेंगे हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा ऐसा स्पीसीज है जिसमें आइसो इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम नहीं है। तो देखने पता चल रहा है कि Fe2+ और Mn2+ ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CCl बॉन्ड एंगल इन 1,1,2,2 डाइक्लोरोमीथेन एंड डाइक्लोरोइथेन। ठीक है, मैं मीथेन और इथीन की बात किया। तो इथीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा, और उसके साथ क्या जुड़ा होगा, टेट्राक्लोरो है, मतलब हर यहाँ भी क्लोरीन होगा, यहाँ भी क्लोरीन होगा, यहाँ भी क्लोरीन और यहाँ भी क्लोरीन। ठीक है, और दूसरे में क्या दिया हुआ है कि एक क्लोरीन है और 4 क्लोरीन, एक कार्बन 4 से जुड़ा हुआ है, ऐसा क्लोरीन 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 और क्लोरीन। ठीक है, अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp2 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी कैसा है, sp2 है। एक ही कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एंगल होता है 120 डिग्री और sp3 वाले पे एंगल हो जाएगा 109.5 डिग्री। अब इस हिसाब से कि पहले वाले में एंगल होगा 120 और दूसरे वाले में हो जाएगा 109.5 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर सेम क्वेश्चन है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है IF2 में, HCN में, PCl4+ में और XeF4 में। XeF4 का तो पहले भी निकाल चुके हैं, तो sp3d होगा, डी वाले का 4th ऑप्शन सही है। तो डी वाले का 3rd 2 ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड वाला जो होगा वो होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। HCN में sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब हो जाएगा B का फर्स्ट, तो D का 3rd और B का फर्स्ट, D का 3rd और B का फर्स्ट, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है नोबल गैस आर नेम्ड बिकॉज दे आर इनर टुवर्ड्स रिएक्शन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नोबल गैसेस स्पैरेंगली सॉल्युबल, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को समझाना है बस। ठीक है, तो नोबल गैसेस जो होंगी वो स्पैरेंगली सॉल्युबल, ठीक है। नोबल गैस आर वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। 3rd ऑप्शन दिया है नोबल गैसेस है वीक डिस्पर्शन फोर्स, ये भी सही है। नोबल गैस है लास्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा। ठीक है, सब सही है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है कुल मिला करके। ठीक है, नेक्स्ट बोला करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एंथैल्पी कार्बन कार्बन बॉन्ड का। तो कौन कौन से दिए, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि करंट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी जो होता है वो डिपेंड करता है बॉन्ड लेंथ पे। बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी जो होगी उतनी कम हो जाएगी। जितना लंबा बॉन्ड होगा उतना ईजिली तोड़ा जा सकता है उसको। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ कब ज़्यादा होगा, क्योंकि सब के सब कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग देखेंगे हैलोजन के साइज़ को, जब हैलोजन कंपाउंड है हैलोजन के साइज़ को। अगर हैलोजन का साइज़ ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाएगी। इतने ही कॉन्सेप्ट को यूज़ करना। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा दिया हुआ है, CH3 फ्लोरीन दिया है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। सबसे छोटा मतलब स्मॉलेस्ट साइज़, उसके बाद ये बड़ा, उसके बाद ये बड़ा, उसके सबसे बड़ा ये। तो सबसे बड़ा ये मतलब सबसे बड़ी साइज़ इसकी, ये बड़ा, तो बॉन्ड जो एंथैल्पी होगी सबसे कम होगी इसकी। तो सबसे कम बॉन्ड एंथैल्पी किसकी निकल जाएगी, सबसे कम बॉन्ड एंथैल्पी निकल जाएगी CH3I की। तो CH3I फिर CH3Br, मतलब ऑप्शन नंबर CH3I, CH3Br, फिर CH3Cl और CH3F, मतलब ऑप्शन नंबर 2।
17 का आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, फिर से हाइब्रिडाइजेशन है क्या? नहीं, हाइब्रिडाइजेशन ही। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है कि किस टाइप के कंपाउंड है, पहचान के बताइए। ठीक है, ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर याद हो तो। ठीक है, तो इसमें से पहले तो देख लेते हैं हम लोग के पास MgH2। MgH2 जो है वो तो आयोनिक हाइड्राइड है, तो आयोनिक कंपाउंड हो जाएगा, तो पहले का हो जाएगा फोर्थ, पहले का हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, तो पहले का फोर्थ मतलब ऑप्शन नंबर डी एक ही बार में सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है कि गिवन स्टेटमेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स दिया हुआ और दिया है H2O की बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम दी हुई है, जबकि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड तो H2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, इसकी वजह से उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगी। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो तो इनकरेक्ट है। इसमें बोला क्या है कि स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट, मतलब पहला ऑप्शन हो सकता है और पहला और तीसरा हो सकता है। फिर बोला द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मोलर मास, मोलर मास को बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये भी गलत है क्योंकि बढ़ नहीं रहा है, तो इसका ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि विच ऑफ द अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से हम लोग को समझाना है कि इसमें से दिए हुए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो C2 मॉलिक्यूल हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 डिजेनरेट पाई ऑर्बिटल, H2 आयन हैज़ H2+1 हैव, ये भी सही है। और H2 ये तो निकाल चुके हैं हम लोग कि ये पैरामैग्नेटिक थे, O2 जो था वो पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक लिखा है, मतलब ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है विच ऑफ द मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, जिसमें लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसमें ज़्यादा होगी वो उसका रिपल्सन मैक्सिमम होगा। सिंपल सा क्वेश्चन। तो IF5 की बात करते हैं, तो I के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 7। और फ्लोरीन के पास कितने फ्लोरीन आकर के जुड़े हुए हैं? 5। तो 7 में से 5 माइनस कर दी तो 2, और जोड़ी अगर पेयर में देखें तो कितने जोड़ी हो गई? 1 पेयर। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 पेयर IF5 में। अगला है SF4 की बात करते हैं, तो एक सल्फर में होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स 6 में से 4 फ्लोरीन जोड़ लिया, 4 अगर फ्लोरीन जोड़ दिया तो कितने बच गए? 2। और अगर पेयर में पूछेंगे तो कितने पेयर्स हो गए? यहाँ पर भी 1 पेयर हो गया, तो इसमें भी 1 पेयर है, इसमें भी 1 पेयर है। अगला देख लेते हैं, अगला है XeF2। जेनन में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, कितने फ्लोरीन जुड़ गए? 2। 8 में 2 माइनस के तो कितना हो गया? 6। अगर जोड़ी में पूछें कितने जोड़ी इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 पेयर्स, लोन पेयर्स हो गए। ठीक है, ClF3 की बात करते हैं, तो क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 7। 7 में कितने फ्लोरीन जुड़ गए? 3। माइनस करने में कितना बचा? 4। अब कितने जोड़ी में अगर पूछेंगे तो कितने पेयर्स हैं 4 में? तो 4 मतलब हो गए 2 पेयर्स। तो सबसे ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में है? XeF2 में, इसलिए रिपल्सन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसी में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो CO2 का शेप कैसा होता है? लीनियर। शेप लीनियर है, मतलब एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। अब बच गए NH3, H2O और NH4। अब इन सभी का अगर निकालना हो कि इन तीनों में किसका एंगल ज़्यादा है, तो हम लोग को निकालने पड़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये सब याद होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3, अब लोन इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 बॉन्ड बना चुका है, तो कितने बच गए? 2। और जोड़ी में सोचेंगे तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास टोटल 6 होते हैं, 6 में से 2 बॉन्ड बना चुका है, तो कितने बच गए? 4। और अगर पेयर में सोचें तो 2 पेयर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन्स हैं।
NH4 की बात NH4+ की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल 5 में से कम कर दिए 4, तो इसमें 4 में से 4 हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया तो 4 - 4 हो जाएगा, मतलब 0, मतलब एक भी लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन किस में होगा? H2O में। तो बॉन्ड एंगल सबसे कम H2O में होगा। तो जिस ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, CO2 का सबसे ज़्यादा और सबसे कम किसका होगा? H2O का, वो ऑप्शन सही है। तो 3 ऑप्शन में सेम लग रहा है। अब बच गया NH3 और NH4। अब NH3 में एक पेयर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें एक भी पेयर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए एंगल कम होगा, और इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कम नहीं, लोन पेयर नहीं है इसलिए इसमें बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसमें जितना लोन पेयर की जो संख्या होगी अगर वो ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल जो होगा वो कम होगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है तो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लोन पेयर ये तो हाइब्रिडाइजेशन इस लीनियर शेप था, इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम था। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 2 थे, इसमें 1 थे, इसमें 1 भी नहीं थे। लोन पेयर सबसे ज़्यादा था इसलिए बॉन्ड एंगल सबसे कम हो गया। इस हिसाब से जमा सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 23, ये तो कई बार बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 टाइप का क्वेश्चन पहले भी बना चुके हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है कि मॉलिक्यूल का नाम दिया, उसका शेप बताना है। ये तो याद भी होना चाहिए। NH3 की बात करेंगे तो पिरामिडल होता है, इसका शेप कैसा होता है? पिरामिडल। चेक कर लेते हैं कि किस में दिया है पिरामिडल, तो हो जाएगा ट्रायंगुलर पिरामिडल। तो हो गया अपने पास पहले वाले का ऑप्शन है, पहले वाले का हो जाएगा थर्ड, पहले वाले का थर्ड, ट्रायंगुलर पिरामिडल, बाई पिरामिडल। फिर PCl5 जो है, जैसे C दिया हुआ है, PCl5 का होता है ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ट्रायंगुलर P बीच में होता है और 3 Cl होते हैं ऐसे, और एक Cl ऊपर होता है, एक Cl नीचे रहता है। तो इसका स्ट्रिप कैसा हो जाता है? नीचे में एक ट्रायंगल और ऊपर में 2 पिरामिड ऐसे, एक इधर भी और एक इधर भी ऐसा। तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल शेप होता है किसका? PCl5 का। तो C ऑप्शन का हो जाएगा सेकेंड। तो पहले का थर्ड और C का सेकेंड, पहले का थर्ड और C का सेकेंड। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है फ्लोरीन हैज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो इसका फ्लोरीन का जो होता है, फ्लोरीन की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, फ्लोरीन जो स्ट्रक्चर, जो बॉन्ड लेंथ होती है सबसे छोटी होती है, लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन होता है, इसलिए इट ब्रेक्स ईजिली एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन रेडली ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी भी अधिक होती है। ठीक है, इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ए और बी दोनों है, ऊपर के दोनों सही हैं, मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में बोला अमॉन्ग्स द फॉलोइंग नंबर ऑफ स्पीसीज नॉट हैविंग 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसका 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है सेंट्रल एटम पे गिनना है, मतलब कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड ढूंढना है। ठीक है, स्टार्ट करें। NH3 में कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और 3 हाइड्रोजन से जुड़ गया। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? कितने हो गए? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा दिया है? AlCl3। एल्यूमिनियम के 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों जगह आकर क्लोरीन जुड़ गया है, तो 1, 2 और 3 क्लोरीन जुड़ गए। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? टोटल 6 हो गए, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में, अच्छा सब में से चेक करना किस में 8 नहीं है, तो एक में तो 8 नहीं है। BeCl2 में भी चेक करेंगे तो 4 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 ही बॉन्ड बन रहे हैं, और PCl5 में 5 है, मतलब 10 बन रहे हैं। तो 3 ऐसे स्पीसीज़ हैं। CCl4 में 4 दूनी 8 हो गया। ऐसे 2 ही स्पीसीज़ हैं जिसमें 3 स्पीसीज़ हैं जिसमें नहीं बन रहा, तो वो ऑप्शन नंबर डी। ये तो डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। N2 F2 Ne2 का कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, बाकी सबका उनको छोड़ करके बाकी सबका कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है कि
इंटरमोलिकुलर फोर्स आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन इंटरएक्टिंग पार्टिकल दैट विल इंड्यूस, इसमें से कौन सा इंड्यूस कर सकता है? ठीक है, तो डायपोल डायपोल कर सकता है। ठीक है, इसके बाद डायपोल इंड्यूस डायपोल भी सही है, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी सही है, फिर कोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात कर रहा है ना, इंटरमोलिकुलर मतलब वो मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स की बात कर रहा है, और कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है दो एटम्स के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जिसमें ना हो, मतलब सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर 28, अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एक्ट एज लुईस एसिड। लुईस एसिड कौन सा है और कौन सा नहीं, सब सिंपल क्वेश्चन है, इसको याद होना चाहिए। जिसमें पास जिसके विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज लुईस एसिड, जो भी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा वो लुईस एसिड जैसा बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो BF3 जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मतलब कुल मिला के ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड BF3। द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ मोर देन Cu+, ये हाइड्रेशन एनर्जी से समझा सकते हैं इसको, तो 29 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट फॉर द मॉलिक्यूल NH3, पहले भी कर चुके हैं इस टॉप के क्वेश्चंस को, तो इसका आंसर HF जो होगा पहले आएगा, सबसे ज़्यादा होगा HF का हाईएस्ट होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, HF को ही देख के सॉल्व किया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी पहले हो चुका है, सबके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, जिसमें सेम आएगा उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। ठीक है, निकाल सकते हैं खुद से भी, तो ऑप्शन इसमें आ जा रहा है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड, MOT के बारे में पूछा है फिर से, तो पाई एंटीबॉडी नोट्स, देयर आर पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ अ नोड बिटवीन द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है। इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द टू इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ द बॉन्डिंग एटम इंटर मतलब दोनों का कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो जाता है, ये भी सही है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑब्टेन फ्रॉम 2px एंड 2py ऑर्बिटल सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, ये गलत लग रहा है। और लास्ट ये था पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैज़ लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये भी सही है, थर्ड वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोगों का एक चैप्टर और हो गया, केमिकल बॉन्डिंग। प्रीवियस 19 से लेकर के 24 तक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आए हैं किसी टॉपिक से वो केमिकल बॉन्डिंग के हैं, तो इसलिए ये चैप्टर बाकी सभी चैप्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करें। ठीक है, थैंक यू।